नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बीके स्टडी 88 में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 पॉलिटी इकाई 2 जिसका नाम है राज्य सरकार, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये शिक्षक के लिए पॉइंट हैं, तो इसको हम नहीं देखेंगे इस वीडियो में। आगे अध्याय देखते हैं। अध्याय 2 जिसका नाम है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, यानी स्वास्थ्य में सरकार की क्या क्या भूमिकाएँ हैं, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आप सभी से आग्रह है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। चलिए अध्याय 2 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित समस्याओं को जांचेंगे। इस अध्याय के उपशीर्षकों को देखिए। आपके विचार में यह विषय सरकार के काम से किस प्रकार जुड़ा हुआ है, उसको देखने का प्रयास करते हैं। आगे देखते हैं स्वास्थ्य क्या है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, जो कि सब टॉपिक हैं इस चैप्टर का। स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार की से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियां और चोट आदि से मुक्त रहना, लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। आपने उपर्युक्त कोलाज में से केवल एक स्त्रियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा। प्रायः हम ध्यान नहीं देते हैं कि उपर्युक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतया स्वस्थ रहेंगे। दूसरी ओर, यदि लोगों को भरपेट भोजन ना मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक है। हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुस्ती से और ऊंचे मनोबल के साथ करें। सुस्त और अकर्मण्य रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वास्थ्य जीवन के लक्षण नहीं है। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन के ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं। क्या आप इन सभी चित्रों या इनमें से कुछ को स्वास्थ्य से संबंधित समझते हैं? हाँ। यदि हाँ, तो किस प्रकार? समूह में चर्चा करें। अपने दोस्तों के साथ इस पॉइंट पर चर्चा कर सकते हैं। ऊपर दिए गए कोलाज से 2 स्थितियां छांटिए जो बीमारी से संबंधित नहीं हैं। वे कैसे स्वास्थ्य से संबंधित हो सकती हैं? इस पर 2 वाक्य लिखिए। तो आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। सब टॉपिक में है, नेक्स्ट टॉपिक ही कह सकते हैं। भारत में स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार हैं, तो इसके बारे में हम देखने का प्रयास करते हैं। आइए भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ पहलुओं का परीक्षण करें। यहाँ दी गई तालिका के प्रथम तथा द्वितीय स्तंभों में दिखाई गई स्थितियों की तुलना कीजिए। तो चलिए तुलना करते हैं दोनों बॉक्स को। संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 30,000 से अधिक नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। और सेकंड कॉलम में क्या है? भारत में अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुँचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टर की संख्या काफ़ी कम है, जो कि बिल्कुल सही है। बहुत ही कम है गाँवों में डॉक्टर। जहाँ तहाँ देखते हैं शहर में ही डॉक्टर की संख्या अधिक रहती है। फर्स्ट कॉलम के सेकेंड पॉइंट को देखते हैं। पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई है। सन 1950 में भारत में केवल 2,717 अस्पताल थे। सन 1991 में 11,174 अस्पताल थे और सन 2017 में यह संख्या बढ़कर 23,583 हो गई। सेकंड कॉलम के सेकंड पॉइंट में क्या है? भारत में करीब 5 लाख लोग प्रति वर्ष तपेदिक यानी टीबी
से मर जाते हैं। स्वास्थ्य स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामले की रिपोर्ट प्राप्त होती हैं। यह का संख्या कम नहीं हो रही है। भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं। वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की जा सकती है। हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। संचारणीय बीमारियां पानी के द्वारा एक दूसरे को लगती हैं। इन बीमारियों से 21% जल जनित होती हैं, जैसे हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस। भारत विश्व का दवाइयां निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयां का निर्यात होता है। भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है और वे अल्प पोषण के शिकार रहते हैं। बीमारियों से बचाव और उसके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जिसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि, जो मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सके। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की ज़रूरत है जो परामर्श दे सके, रोग की पहचान कर सके, इलाज कर सके। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयों का उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है, जो कि बिल्कुल सही है। देखते हैं यह इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है। भारत में प्रायः यह कहा जाता है कि हम सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ हैं, क्योंकि सरकार के पास इसके लिए पर्याप्त धन और सुविधाएं नहीं हैं। ऊपर दिए गए बाएं हाथ के स्तंभ को पढ़ने के बाद क्या आप इसे सही मानते हैं? चर्चा कीजिए। मानते तो सही नहीं हैं, लेकिन अब कहाँ लूप होल हैं यह भी समझ से बाहर हैं। फिर भी आप अपना इस पर राय रख सकते हैं। आगे देखते हैं। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध हैं। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गांवों में फैली हुई है। इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकें और विधियां उपलब्ध हैं। फिर भी दूसरा स्तंभ दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। उपर्युक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। यह विरोधाभासजनक स्थिति है जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत हैं। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है और अनुभवी व्यक्ति भी हैं, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। हम इस अध्याय में इसके कुछ कारणों को जानने का प्रयास करेंगे। इस चित्र के नीचे लिखा है, सरकारी अस्पतालों के मरीजों को अक्सर ऐसी लंबी लाइनों में खड़े होकर इंतज़ार करना पड़ता है, जो कि बिल्कुल सही है। हम सब भी जाते हैं तो इसी तरह लाइन में घंटों घंटों खड़ा रहना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। इस बॉक्स वाले पॉइंट में एक हाकिम शेख की कहानी है, इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, तो चलिए देखते हैं। हाकिम शेख पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति PBKMS के एक सदस्य थे, जो पश्चिमी बंगाल में खेतिहर मजदूरों का एक संगठन है। 1992 में एक शाम वे चलती ट्रेन से गिर गए और उन्हें सिर में गंभीर चोटें आई। उनकी हालत बहुत नाजुक थी और उन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता थी।
उन्हें कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया गया क्योंकि वहां कोई बिस्तर खाली नहीं था। दूसरे अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं या उनके इलाज के लिए जरूरी विशेषज्ञ नहीं थे। इस प्रकार अत्यंत गंभीर हालात में उन्हें 14 घंटे के अंदर 8 सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया, किंतु किसी ने भी उन्हें भर्ती नहीं किया। अंत में उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया गया। उन्हें अपने इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया। जिन अस्पतालों ने उन्हें भर्ती करने से इनकार कर दिया था, उनके उपेक्षापूर्ण रवैये से नाराज और क्षुब्ध होकर हाकिम शेख एवं PBKMS ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। ऊपर दी गई कहानी को पढ़िए। कल्पना कीजिए कि आप एक न्यायाधीश हैं। आप हाकिम शेख को क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि जो सुविधाएं सरकार को कराना चाहिए, जो कि पहले में बेड नहीं था और कई कारणों से कहीं पर विशेषज्ञ नहीं था, तो इन सभी लूप होल को देखते हुए सरकार को ये व्यवस्था करना चाहिए, भर्तियां निकालना चाहिए, बेड की व्यवस्था करना चाहिए इत्यादि कर सकते हैं। और तो क्या कर सकते हैं, अभी मेरी समझ से बाहर है। आगे देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है एक इलाज का खर्च के बारे में एक चित्र के माध्यम से और चित्र पे लिखे अंकित अक्षरों से समझाया गया है। तो चलिए इसको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। अमन और रंजन अच्छे मित्र हैं। रंजन का परिवार साधन संपन्न है, जबकि अमन के माता पिता जैसे तैसे गुजारा चलाते हैं। अस्पताल की बिल्डिंग ऐसी चकाचक दिखती थी कि मुझे लगा कोई 5 सितारा होटल हैं। डैडी कह रहे थे वह एक प्राइवेट अस्पताल है और बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं यहाँ मिलती हैं। डॉक्टर ने मुझे बहुत से परीक्षण करवाने को कहा, पर वहाँ तो सब लोग दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। एक महिला ने जांच के लिए मेरा खून लिया। उसने बातों बातों में खूब मजाक किया और मुझे दर्द का पता नहीं चला। क्या तुमने रियलिटी टीवी पर बैटमैन वाला चुटकुला सुना है? आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। हाँ तो छोटा जनाब, यह गुलाबी गोली दिन में आगे देखते ऊपर। मुझे वायरल बुखार हो गया था और अस्पताल जाना पड़ा। अच्छा, मुझे भी वायरल हुआ था। मैं इसी सोमवार से स्कूल आ रहा हूँ। मेरे डैडी किगवे के नए अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने ले गए। वहाँ बहुत ही अच्छा लगा। रिसेप्शन काउंटर पर ही डैडी को 500 रुपये देने पड़े। डॉक्टर को दिखाने से पहले ही पता है वहाँ बड़ा अच्छा संगीत बज रहा था और सब कुछ कितना साफ सुथरा और जगमग था। जब सारे परीक्षणों के नतीजे आ गए तो हम वापस डॉक्टर के पास गए। उन्होंने नतीजों को देखा और कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, मुझे सिर्फ वायरल हुआ है। उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिख दी और आराम करने को कहा। हाँ छोटे जनाब, यह गुलाबी गोली दिन में 3 दफ़ा लेनी है। यह सफ़ेद वाली सोने से पहले। यह शरीर के दर्द के लिए और यह एक सिरप है, घबराओ नहीं, बढ़िया स्वाद है इसका। धन्यवाद डॉक्टर, मुझे तो अभी से ठीक लगने लगा है। आगे देखते हैं। तुम्हें यह सारी बात बताने के लिए मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा, अपनी तो कहो, तुम किस अस्पताल में गए? हाँ, वह तुम्हारे वाले अस्पताल जितना अच्छा तो नहीं था। पहले तो अब्बा मुझे ले ही नहीं जाना चाहते थे क्योंकि इसमें समय बहुत लगने वाला था। जब हमारी बारी आई तो डॉक्टर ने मेरी जांच की और खून की जांच कराने के लिए कहा। इसके लिए हमें एक और लंबी लाइन में खड़े होना पड़ा। जहां जांच के लिए खून लिया जा रहा था वहां भी बहुत भीड़ भड़क्का हो रहा था। आगे देखती हैं। इसे वायरल हुआ लगता है, कोई फिक्र की बात नहीं है।
बुखार उतारने की यह गोली इसे देनी है, बस कुछ नहीं। और सच में कितना ज़्यादा समय लगा। हम एक बड़े से सरकारी अस्पताल में गए। हमें ओपीडी काउंटर पर ही एक लंबी लाइन में इंतज़ार करना पड़ा। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी कि मैं पूरे समय अब्बा के सहारे टिका रहा। हमें 3 दिन बाद खून की जांच का नतीजा मिला। फिर हम वापस अस्पताल गए। उस दिन वहाँ कोई दूसरी डॉक्टर बैठी थी। मुझे इसका ओपीडी कार्ड दिखाओ और खून की रिपोर्ट जल्दी करो। मेरा अस्पताल था जो बहुत बढ़िया, पर उन्हें मुझे ज़्यादा दवाइयाँ दे दी और मेरे इलाज में ज़्यादा खर्च हो गए। अच्छा, मेरे इलाज में तो ज़्यादा खर्च नहीं हुए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट है। उपर्युक्त कहानी से आप क्या समझ गए होंगे कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को 2 मोटे वर्गों में बांट सकते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। यस, तो चलिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्र व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे ये शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधा प्रदान करते हैं और सभी बीमारियां यानी साधारण से लेकर विशेष देखभाल की ज़रूरत वाली बीमारियां का इलाज प्रदान करते हैं। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां प्रायः एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गांवों की ज़रूरतों को पूरा करता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों को देखरेख करता है। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एक वह था जिसमें अमन को ले जाया गया था, और ऐसे भी विशिष्ट सरकारी अस्पताल हैं जिनका जिक्र हाकिम शेख की कहानी में हुआ था। इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए ये अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं, इसलिए ये सुविधाएं सबके लिए हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमतों पर देना है, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सके। स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य हैं बीमारियां जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना। इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है, अन्यथा यह असफल हो जाएगी। उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा होने से रोकने के अभियान को सफल बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलरों और घरों की छतों आदि पर पानी एकत्र ना होने दे। हाकिम शेख के प्रकरण को पुनः याद कीजिए। क्या आप जानना चाहेंगे कि उनके मामले में कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। अदालत ने कहा कि हाकिम शेख को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा उसमें उनकी जान भी जा सकती थी। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता है तो इसका तात्पर्य है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। अदालत ने भी कहा कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी
पूरी करनी चाहिए। कई सरकारी अस्पतालों में ने हाकिम शेख का इलाज करने से मना कर दिया था, इसलिए अदालत ने राज्य सरकारों को निर्देश दिए कि वह हाकिम शेख द्वारा इलाज पर व्यय किए गए पूरे खर्च का भुगतान करें। चलिए दोस्तों, निजी स्वास्थ्य सेवाएं को स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे बॉक्स वाले पॉइंट को हम देख लेते हैं, जहां से बॉक्स नहीं पढ़ पाए। यहाँ पे क्या बताया गया है, जब आप बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं? क्या आपको किन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? अपने अनुभवों के आधार पर एक अच्छे अनुच्छेद लिखिए। यस, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जाते हैं बगल के निजी निजी मेडिकल शॉप पर और वहाँ से अपने स्वास्थ्य में जो गड़बड़ी आए हैं, जिस बीमारी से रिलेटेड, उस बीमारी का नाम बता करके दवा ले लेते हैं, क्योंकि ऐसा मन में परसेप्शन बैठ गया है कि सरकारी अस्पताल में जाने से सही दवाई नहीं मिल पाएगा। ऐसा ही है। आगे देखते हैं, सरकारी अस्पताल में अमन को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? आपके विचार से अस्पताल कैसे बेहतर ढंग से काम कर सकता है, चर्चा कीजिए। अमन को अस्पताल में लंबी कतारें, लाइनों का सामना करना पड़ा और कहीं पर डॉक्टर की अलग अलग समय पर नहीं आना, ये बहुत सारी कठिनाइयाँ थी। अगर क्या है जी, आपके विचार में अस्पताल कैसे बेहतर ढंग से काम कर सकता है? सभी डॉक्टरों को समय पर समय पहुंचना चाहिए। सरकार को जो है दवाइयाँ, हर एक बीमारी से रिलेटेड दवाइयों को उपलब्ध कराना प्राथमिक आवश्यकता है। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, आप सोच करके अपने कमेंट बॉक्स में जवाब देने का प्रयास करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रंजन को इतना अधिक पैसा क्यों खर्च करना पड़ा, कारण बताइए। रंजन एक निजी अस्पताल में गया। निजी अस्पताल का अपना उसे बनाने के लिए बहुत सारे खर्च करना पड़ता है। बिल्डिंग को बनाने के लिए डॉक्टर को, एक अच्छे गुणवत्ता वाले डॉक्टर को लाने के लिए बहुत सारे रकमानी पैसे देने पड़ते हैं। तो इन सब पर, और सरकार को टैक्स भी देना पड़ता है। तो इन सबों को देखते हुए उनसे थोड़ा ज़्यादा रुपया लिया जाता है निजी अस्पताल में जाने से। निजी अस्पताल में जाइएगा तो वहाँ पे ज़्यादा रुपया लेगा, इन सभी कारणों के कारण। अगला देखते हैं, निजी चिकित्सालयों में हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? निजी चिकित्सालयों में हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? वहाँ पर ज़्यादातर तो समझिए रुपया का ही समस्या होता है, क्योंकि वहाँ पर रुपया बहुत सारा लगता है। सेवाएं तो लगभग ठीक ठाक ही देते हैं, सेवाएं में कोई कटौती शायद ही करता होगा, ऐसा मेरा परसेप्शन है। सबका अलग अलग परसेप्शन इस पर हो सकते हैं, तो आप अपना परसेप्शन अपने कमेंट बॉक्स में दें। चलिए आगे देखते हैं, बॉक्स वाले पॉइंट को पढ़ते हैं। बॉक्स वाले पॉइंट में क्या है? हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए? सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया कराने में खर्च करती हैं, जिससे सभी नागरिकों को फायदा होता है। प्रतिरक्षा, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, राजमार्ग इत्यादि कुछ सेवाओं से सभी नागरिकों को लाभ होता है, अन्यथा इन सेवाओं की व्यवस्था स्वयं नागरिक नहीं कर सकते। करों से ही कुछ विकासात्मक कार्यक्रम एवं सेवाएं उपलब्ध होती हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक कल्याण, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि, जिनसे ज़रूरतमंद नागरिकों को लाभ मिलते हैं। करों से प्राप्त धन का उपयोग कुछ प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि मामलों में राहत एवं पुनर्वास के लिए भी किया जाता है। अंतरिक्ष, परमाणु एवं प्रक्षेपास्त्रों से संबंधित कार्यक्रम को भी करों के द्वारा प्राप्त राजस्व से ही चलाया जाता है। सरकार खास तौर से गरीबों को कुछ सेवाएं प्रदान करती हैं जो वे बाज़ार से नहीं खरीद पाते हैं। इसका एक उदाहरण स्वास्थ्य संबंधी सेवा है। क्या आप ऐसे अन्य उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, जैसे गरीबों के लिए जैसे बीपीएल वाला चलाया है अनाज, ये भी तो सरकार कर के पैसे से ही अपना किसी बड़े ठेकेदार, किसान
यानी बड़े जो अनाज खरीदते हैं भंडारक के पास से अनाज लेते होंगे और गरीबों के लिए सार्वजनिक की तौर पे अपना ये बीपीएल कार्ड, अंत्योदय, ये सब देने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इस चित्र के नीचे लिखा है, गांव के एक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज को दिखाई देती एक डॉक्टर। आगे देखते हैं। एक सरकारी अस्पताल में अपने बीमार बच्चे के साथ एक औरत। यूनिसेफ के अनुसार हर साल 10 लाख बच्चे ऐसे संक्रमणों से मर जाते हैं जिन्हें रोक पाना संभव नहीं है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक के स्टार्ट है निजी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में। चलिए देखते हैं। हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी आरएमपी मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल व नर्सिंग होम भी है। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं हैं जो परीक्षण करती हैं व विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि। ऐसी दुकानें भी हैं जहां से हम दवाइयां खरीद सकते हैं। आगे देखते हैं। जैसे कि इनके नाम से ज्ञात होता है कि निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य सेवाओं अन्य संस्थाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है। आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती हैं। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती हैं। कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने और बेचने में लगी हैं। शहरों के कोने कोने में दवाइयों की दुकानें देखी जा सकती हैं। दिल्ली के एक प्रमुख निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद मरीजों की देखभाल का कमरा। बहुत अच्छा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है स्वास्थ्य सेवा और समानता। क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर पा रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं परंतु सार्वजनिक नहीं। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती हैं। ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। दवाइयाँ महंगी होती हैं। बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते हैं। इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है। कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्राय ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती हैं जो सही नहीं हैं। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनके पास नहीं किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रायः देखा जाता है कि कुछ चिकित्सक ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन या सेलाइन आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज भी पर्याप्त हो सकता है। जी, ऐसा सही बात है। ये इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। तथ्य यह है कि जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं। वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते हैं, दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। एक अध्ययन में यह पाया गया कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं, उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं या अपनी कुछ संपत्ति बेचते हैं। गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता है और मुसीबत का कारण बन जाती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना इन्हें खाना चाहिए। उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण तक उपलब्ध नहीं हो पाता है और इसलिए उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है। बीमारी पर होने वाले खर्चे से उनकी हालात और ख़राब हो जाती हैं। कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। उदाहरण के लिए
महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम हैं और वे भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते हैं। वहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बॉक्स वाले पॉइंट को देख लेते हैं। यहाँ से देखते हैं, आपके विचार में आपके घर के पास कौन सी निजी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं, उन्हें चलाने वाले लोगों और वहाँ दी जाने वाली सुविधाएं का पता लगाइए। आप लगा सकते हैं और इस प्रश्नों का जवाब आसानी से दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बॉक्स वाले पॉइंट को देखते हैं। बॉक्स में क्या दिया हुआ है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है, आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है, जहाँ तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधों के जेनेरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्ति मुक्त और उपयुक्त रूप में हो। स्वास्थ्य सेवा को और अधिक किफ़ायती कैसे बनाया जा सकता है, इस पर चर्चा करें। आगे देखते हैं। ग्रामीण इलाकों में अक्सर एक जीप ही मरीजों के लिए चलता फिरता दवाखाना बन के आती है। इस गर्भवती औरत को एक योग्य डॉक्टर को दिखाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। ये बहुत ही शर्म की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुड हेल्थ एंड वेलबींग सतत विकास लक्ष्य के जो लक्ष्य हैं उसमें लक्ष्य नंबर 3 उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली जीवन का प्रावधान है। इसको हम www.undp.org वेबसाइट पर इसके बारे में हम जान सकते हैं। इसमें भारत का क्या रैंक है यह भी जान सकते हैं। तो आप हो सके तो अपने मोबाइल पर www.in.undp.org सर्च करके देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। क्या किया जा सकता है इन परिस्थितियों के समय। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों को विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है। ऐसा करना संभव है। अगले पृष्ठ पर दिए गए उदाहरण देखिए। केरल का एक अनुभव को देखते हैं। 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया। इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकते थी। इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूलों और आंगनबाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया और गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। इन सब कार्यों से स्थिति में सुधार आया। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रही, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टरों का ना होना आदि। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है, जबकि अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें। आइए अब एक अन्य देश का उदाहरण देखें और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर उनकी कार्यपद्धति को जानें। कोस्टारिका का एक तरीका को देखते हैं, जो कि सेंट्रल अमेरिका का एक कंट्री का नाम है कोस्टारिका। चलिए देखते हैं। आप से गुजारिश है कि आप अपने एटलस में कोस्टारिका का लोकेशन देखें और कोस्टारिका कहाँ पे है। वैसे तो हम बता दिए।
कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण उनके संविधान में निहित है। कई वर्षों पहले कोस्टारिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत ज़रूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। कोस्टारिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वास्थ्य होना जरूरी है और इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टारिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं व सुविधाएं देती हैं, जैसे पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और आवास। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। दोस्तों बॉक्स वाले पॉइंट को देख लेते हैं। यहाँ तक तो बॉक्स वाले पॉइंट देख ली थी। ये देख सकते हैं भारत का एक मानचित्र। यहाँ पे है केरल ये रहा केरल। यस, आगे देखते हैं जी। ऊपर दिए गए भारत के नक्शे में केरल राज्य को गुलाबी रंग से दिखाया गया है। इस पुस्तक के पृष्ठ 111 पर भारत का नक्शा दिया गया है। इस नक्शे पर अपनी पेंसिल से केरल राज्य की आकृति बनाइए। आकृति बना सकते हैं जी। आकृति केरल राज्य की किसी है ऐसे यस, ऐसे करके हैं, ऐसे और फिर ऐसे कुछ करके हैं। यस, ऐसा ही केरल का एक मैप है। चलिए आगे देखते हैं। अभ्यास प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर यह अध्याय समाप्त हो गया है। इसके अभ्यास प्रश्न को किसी दूसरे वीडियो में आपको करा दिया जाएगा। आगे देखते हैं। इसमें शब्द संकलन को देख लेते हैं। इसमें कौन कौन से शब्द संकलन में शब्द आए हैं, इनको एक बार पढ़ लेते हैं। उसके बाद यह अध्याय समाप्त हो जाएगा। सार्वजनिक किसे कहते हैं? वह सेवा या कार्य जो देश के सब लोगों के लिए और मुख्य रूप से सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें स्कूल, अस्पताल, टेलीफोन सेवाएं आदि शामिल हैं। लोग इन सेवाओं की मांग कर सकते हैं और यदि संस्थाएं ठीक से काम नहीं करती हैं तो इन पर सवाल उठा सकते हैं। निजी किसे कहती हैं? वह सेवा या कार्य जो किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा अपने मुनाफे के लिए आयोजित किए जाए। चिकित्सा पर्यटक क्या हैं? ये वे विदेशी पर्यटक हैं जो इस देश के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से यहाँ आते हैं जहाँ उन्हें अपने देश की तुलना में बहुत कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधा प्राप्त हो जाती हैं। संचारणीय बीमारियाँ, ये वे बीमारियाँ हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कई माध्यमों से संचारित हो जाती हैं, जैसे पानी, भोजन, हवा इत्यादि। ओपीडी क्या है? यह आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या बाह्य रोगी विभाग का संक्षिप्त रूप है। अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी को ओपीडी में ले जाते हैं। नैतिक आचार क्या है? किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले नैतिक सिद्धांत को ही नैतिक आचार कहा जाता है। जेनरिक नाम क्या है? दवाइयों के रासायनिक नाम वे दवाइयों में प्रयुक्त सामग्री की पहचान करने में मदद करती हैं। वे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं। उदाहरण के लिए एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एस्पिरिन का जेनरिक नाम है। दोस्तों यहाँ पर यह अध्याय समाप्त हो गया है। आप सभी से आग्रह है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।